जय श्री महाकाल डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर क्लास 10th का। ठीक है, एनसीईआरटी बुक है आपकी क्लास 10th का सेकंड चैप्टर। इसमें हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवणों के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे किसकी क्रिया किसके साथ कराते हैं तो क्या बनता है। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस टॉपिक में। सबसे पहले हमें जानना है कि ये अम्ल और क्षार है क्या। ठीक है, सबसे पहले हमें किसका पता होना चाहिए, अम्ल का और क्षार का। तो हमें पता है जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनको क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, और जो स्वाद में कड़वे होते हैं उनको कहा जाता है क्षार। जैसे हम जानते हैं अम्ल क्या होते हैं, अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। इनका स्वाद कैसा है, खट्टा। ठीक है, और क्षार कैसे होते हैं, क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, ये खट्टे हैं, ये कड़वे हैं। एक चीज और, अब आप बताओ, इनके लिए कुछ सूचक का प्रयोग होता है। सूचक वो होते हैं जो हमें सूचना देते हैं। इसी तरह से जैसे रसायन में हम किसी अम्ल या क्षार को यूज करते हैं तो प्रयोगशाला में उन्हें पहचानने के लिए सूचक का प्रयोग करते हैं। तो सूचक, जैसे हम लिटमस पत्र को लेते हैं, लिटमस पत्र में क्या होता है, जब अम्लीय विलयन में भिगोया जाता है तो नीला लिटमस पत्र कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। और जब क्षारीय विलयन में भिगाया जाता है तो लाल लिटमस पत्र हमारा नीला हो जाता है। तो इस तरीके से हम अम्ल और क्षार की जानकारी ले सकते हैं। हम अपने चारों तरफ देखते हैं, कितने सारे आप फल खाते होंगे, कुछ का स्वाद खट्टा है, कुछ का मीठा है, कई सारे अम्ल मिले हुए हैं। तो उन सारे अम्लों को हम ले सकते हैं, पर जो हम प्रयोगशाला में जैसे HCl, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, इन अम्लों को हम खा नहीं सकते। तो इनकी क्या प्रयोगशाला में हम प्रयोग करते हैं, तो उनके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। इसके लिए कुछ अभिक्रियाएं हैं जो हम करेंगे। आपके इस पूरा जो सिलेबस है एनसीईआरटी का है, बस आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके इन सारी बातों को जो भी हम आपको नोट कराएंगे नोट करते चलना है और इनको रिपीट करना है, बार बार देखना है। अब देखते हैं हम सूचक। सूचक क्या होते हैं, सूचक वो होते हैं जो हमें सूचना देते हैं अम्लीय और क्षारीय, कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है। जैसे हम एक सूचक यूज करते हैं लिटमस पेपर, लिटमस पेपर या लिटमस पत्र। तो इसमें लिटमस पेपर में क्या होता है, इसमें जब हम इसको क्षारीय विलयन में डुबोते हैं, ठीक है, इसमें भिगोएंगे अम्लीय में या क्षारीय, दो ही माध्यम होते हैं, या तो अम्लीय होगा हमारा विलयन या होगा क्षारीय। जब अम्लीय विलयन में डालते हैं तो क्या होता है, हमारा यहाँ पर नीला लिटमस पत्र पत्र कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। और जब हम क्षारीय माध्यम में भिगोते हैं तो क्या होगा, इसमें जो होता है हमारा लाल लिटमस पत्र कैसा हो जाएगा, नीला। लाल का कैसा कलर हो जाता है, नीला। इतनी बातें हमने जान ली है। ठीक है, अब हम सूचक के बारे में समझ चुके हैं। तो सूचक के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो एक चीज हमारे दिमाग में आती है, कुछ होते हैं संश्लेषित यानी कि मानव निर्मित, और कुछ होते हैं हमारे प्राकृतिक सूचक। तो अब हम बताएंगे प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और संश्लेषित यानी कि मानव निर्मित होते हैं। तो इन सूचकों में कई सारे सूचक आते हैं। जैसे संश्लेषित सूचक में आते हैं हमारे मेथिल ऑरेंज और फिनोक्सिलीन। ठीक है, संश्लेषित सूचक में कौन कौन आते हैं, मेथिल ऑरेंज और फिनोक्सिलीन।
और प्राकृतिक सूचक में जैसे आता है हमारा लिटमस पेपर, हल्दी, लाल पत्ता गोभी और पिटूनिया, हाइड्रेंजिया, ठीक है, ये सारे आते हैं हमारे प्राकृतिक सूचक। तो सूचक हमने कितने प्रकार में डिवाइड कर दिया? सूचक हमारा होता है 2 प्रकार में डिवाइड, ठीक है। एक कैसा होगा? एक होगा प्राकृतिक सूचक, और दूसरा कैसा होगा? संश्लेषित। सूचक। अब आप देखो, एक है प्राकृतिक सूचक, एक है संश्लेषित सूचक। तो एग्जाम में क्या इसके ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कौन सा प्राकृतिक है, कौन सा संश्लेषित है। तो यहाँ पर मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन, इसके कौन से हैं? 2 हैं। पहला है मेथिल ऑरेंज, और दूसरा है फिनोल्फथलीन। आपने प्रयोगशाला में जब प्रयोग करते हैं ना, आपके टीचर्स कराते होंगे, तो फिनोल्फथलीन का विलयन लिया जाता है। फिनोल्फथलीन क्या होता है? ये जो होता है क्षारीय माध्यम में जब हम डालते हैं, अम्लीय पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जब इसको क्षारीय विलयन में डालते हैं फिनोल्फथलीन को, तो उसका विलयन का कलर कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। अब हम आते हैं अपने प्राकृतिक सूचक पे। प्राकृतिक सूचक में सबसे पहले हम लिख सकते हैं अपना नंबर 1 हल्दी, उसके बाद लिटमस पत्र को भी लिख सकते हैं, जैसे हमने अभी बताया था आपको, लिटमस पत्र। उसके बाद हम लिख सकते हैं लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, ठीक है, ये भी आपके प्राकृतिक सूचक है। उसके बाद हम इसमें लिख सकते हैं पिटूनिया तथा जेरानियम, ठीक है। चौथा हम ले सकते हैं पिटूनिया। आपको एक बात बता दें, जब आपने देखा होगा आपके घरों में कपड़ों पे हल्दी के दाग लग जाते हैं, लगते हैं हल्दी के दाग। तो हल्दी के दाग जब लग जाते हैं, उनको हम किसी साबुन से धोते हैं, तो क्या होता है? वो दाग हमारे लाल रंग के हो जाते हैं। तो लाल रंग इसलिए हो जाता है क्योंकि वो क्षार को बताता है। हमारे साबुन जो होते हैं वो क्षारीय माध्यम के होते हैं। जब उनको कपड़ों पे रगड़ते हैं तो हल्दी का कलर कैसा हो जाता है? लाल कलर का हो जाता है। और फिर कुछ समय बाद उसको पानी में धोने के बाद धूप में डाल दो तो वो उड़ जाता है, यानी कि कलर हट जाता है। तो हल्दी भी हमारा एक तरह का सूचक का काम कर रहा है। अब इसी तरीके से हम आपको बताएंगे, जैसे कुछ सूचक होते हैं गंध वाले, ठीक है, जिनको हम कहते हैं गंधीय सूचक। एक और सूचक है जिनको क्या कहते हैं हम? जिनको हम कहेंगे गंधीय इन्हें कहते हैं गंधीय सूचक। वे सूचक जो हमें गंध के बारे में, जिनकी हमें गंध आती है कि कौन सी अम्ल की गंध है, कौन सी क्षार की, वो हमारे कहलाते हैं गंधीय सूचक। जैसे हम क्या करें, एक कॉटन के कपड़े को प्याज की कटी हुई प्याज के साथ फ्रिज में बंद करके थैली, पन्नी में या थैली में बंद करके रख दो। फिर वो क्या करेगा? वो जो आपका कपड़ा है वो सूचक का काम करेगा, गंधीय सूचक का काम करेगा। इसी तरीके से हम आपको बताएंगे सूचक को हम क्या कह सकते हैं। इनको सूचक को हम कह सकते हैं अम्ल क्षार सूचक। सूचक क्या है हमारा? सूचक है हमारा अम्ल क्षार सूचक। कुछ भी कह के क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, अम्ल क्षार सूचक को बताइए सूचक क्या होता है। तो जो बातें आपको समझ में आती है वो आप कभी भी आराम से कर सकते हो, और रटने वाली बात नहीं याद आती है, वो भूल जाते हैं। तो इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे जैसे लवण कैसे बनते हैं। अब हमने आपको अम्ल और क्षार के बारे में बता दिया, अब हम आते हैं लवण के बारे में। तो लवण जो होते हैं, लवण कैसे बनते हैं, यानी कि लवण के बारे में। लवण होते हैं हमारे न तो अम्लीय होते हैं और न क्षारीय।
इनका मीडियम जो होता है अम्लीय क्षारीय कोई भी नहीं होता है। जब हम प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो आपका एक लवण बनता है और लवण के साथ आपकी H2 गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो लवण क्या है हमारा? लवण होता है अम्ल प्लस जल। अम्ल प्लस जल मिलकर क्या बना आपका? लवण, सॉरी अम्ल प्लस क्षार, क्षार ही तो है। अम्ल प्लस क्षार मिलकर बना हमारा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, H2 गैस रिलीज होगी। देखो आप कोई सा भी अम्ल ले लो, जो भी आपका मन हो, चाहे HCl ले लो, H2SO4 ले लो, HNO3 ले लो, कोई सा भी ले लो, जब उसकी क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? एक तो आपका लवण बनेगा, उसके साथ क्या निकलेगा? जल, सॉरी H2 गैस मुक्त हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यहाँ पे कोई सी अभिक्रिया ले लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया, यानी कि जब हम अम्ल और क्षार को अभिक्रिया कराते हैं तो लवण प्लस जल बनता है, हाँ, H2O। ठीक है, तो कोई सा भी अम्ल ले लेते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पर HCl प्लस NaOH। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी जब अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा यहाँ पर बनेगा, अब देखो आप, ये टूटते हैं हमारे आयंस में। आपको हमने बताया है, आगे क्लासेस में भी आप सीखोगे किस में टूटेंगे, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जो हमें पता है, देखो कोई अभिक्रिया होती है, घर में भी लोग होते हैं, तो एक ठंडा होगा एक गर्म। कपल्स में अगर देखोगे, मम्मी पापा आपके हैं पेरेंट्स, तो एक मम्मी तेज होंगी डांटने वाली तो पापा सीधे होंगे, अगर पापा तेज होंगे डांटने वाले तो मम्मी सीधी होगी। दोनों एक जैसे कभी नहीं हो सकते। यानी कि हमारी जो प्रकृति है उसका भी कहना है कि जो कोई क्रिया होती है तो एक हमारा धनात्मक होगा, एक ऋणात्मक होगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम देखेंगे, जब अभिक्रिया कराएंगे तो एक धनात्मक के साथ जाएगा, एक ऋणात्मक के साथ जाएगा। यानी कि हमारा यहाँ क्या होगा? सोडियम चला जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन जाएगा आपका OH के साथ। ठीक है, और आपका ये क्या है? Cl किसके साथ जाएगा? Cl जाएगा आपका सोडियम के साथ। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या बना हमारा? NaOH, सॉरी NaCl, NaCl प्लस, अब देखो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो हमने आपको बना दिया, यहाँ क्या बनेगा? H2O। ये है आपका लवण। ये नमक देखा है ना आपने, नमक ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। ये NaCl का सूत्र है सोडियम क्लोराइड का, यानी कि ये क्या है हमारा? ये बनके तैयार हो गया लवण। इसमें से आपका ये अम्ल था, HCl क्या था? अम्ल, और ये था आपका क्षार। यानी कि ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया इस अभिक्रिया का। अम्ल प्लस क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल बनाते हैं। इसी तरीके से हम कोई और अभिक्रिया ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा ले सकते हैं इसका, जैसे अपने आप ले लो H2SO4, H2SO4, इसके साथ किसकी अभिक्रिया कराए? NaOH की। ठीक है, एक अम्ल लेना और एक लेना आपको क्षार। अब बेटा जी देखो क्या करना है आपको, हाइड्रोजन, इसमें जो H2SO4 है ये आपका -2 में टूटता है और ये आपका टूटता है पॉजिटिव में। NaOH क्या है? ये पॉजिटिव में टूटता है, ये टूटता है नेगेटिव में। हमने आपको क्या बताया था? नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। तो हाइड्रोजन हमारा जाएगा OH के साथ, तो यहाँ क्या बनेगा हमारा? वाटर, H2O बन गया ये। ठीक है, और सल्फेट किसके साथ जाएगा? Na के साथ। क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए? यहाँ पर सबसे पहले बैलेंस रिएक्शन करना है, तो बैलेंस के पीछे नहीं पड़ेंगे क्योंकि हमने आपको चैप्टर फर्स्ट में बैलेंस करना सिखा दिया है। क्या? क्योंकि यहाँ कितने चाहिए? 2 लगाना है, 2 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Na2SO4। क्यों लगेगा? क्योंकि इसकी बैलेंसी 2 है, यहाँ इसकी बैलेंसी 1 है पॉजिटिव पर।
तो यहाँ बन जाएगा हमारा Na2SO4 प्लस H2O। अब देखते हैं ये बैलेंस है क्या नहीं। अब हम बैलेंस भी देख सकते हैं। 2 हो गए, हाइड्रोजन के कितने हो गए 2 2 4, ऑक्सीजन 2, यानी कि हमारा बैलेंस हो चुका है। अब हम देखते हैं ये आपका बन गया Na2SO4। ये इसमें लवण क्या है, लवण है हमारा ये सोडियम सल्फेट है हमारा लवण। तो अब आपको समझ में आ गया होगा लवण प्लस जल मिलकर क्या बनाते हैं, सॉरी अम्ल प्लस क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल। इसी तरीके से हम आते हैं अम्ल प्लस धातु। अम्ल और धातु में आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, ठीक है। अगर हम किसी अम्ल के साथ रिएक्शन करा दें किसी धातु की, यहाँ पर क्या ले लें धातु, तो आपका लवण तो यही रहेगा। देखो रिएक्शन में कुछ भी बदलना नहीं है। अम्ल के साथ धातु लोगे लवण बनेगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। तो हम यहाँ किसको ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं किसी धातु को, ठीक है। अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेंगे, अम्ल कोई सा ले लो, अपने मन से HCl ले लो, बनेगा वही, बस आयंस में तोड़ना आपको आना चाहिए। ये है Zn, ठीक है। इसको यहाँ पे ट्वाइस करेंगे। अब हमने आपको बेटा जी बताया कि इसमें चार्ज क्या होते हैं। तो जब आप रिएक्शन करते हो तो सबसे पहले आपको चार्ज पता होने चाहिए। कैसे चार्ज होगी, ये टूटता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, और इसके ऊपर जो जिंक धातु, अभी ये क्या है जिंक धातु के रूप में, आयंस के रूप में नहीं है, पर रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, धातु के रूप में बन जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, Zn जो जाएगा वो Cl के साथ बना लेगा, ठीक है। और इसकी कितनी होती है, पॉजिटिव 2 वैलेंसी होती है, यहाँ इसकी 1 है, तो इसके कितने लग जाएंगे 2। तो यहाँ बन जाएगा हमारा ZnCl2 प्लस क्या बनेगा, आप देखो आप H2H है, तो यहाँ क्या निकला आपका हाइड्रोजन। तो ये आपका बनके तैयार हो गया लवण। इसी तरीके से आप बेटा जी कोई भी रिएक्शन कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपका ये। अगर आपके एग्जाम में कोई भी रिएक्शन आ रहा है जिसमें आपकी अम्ल प्लस क्षार है, सॉरी अम्ल प्लस कोई धातु है, तो हम उसका निकाल सकते हैं, लवण बनेगा और जल बनेगा। अब देखो हम यहीं पे दूसरी धातु ले रहे हैं। जैसे हमने जिंक की तरह जगह क्या ले लिया, कॉपर ले लिया, ठीक है। जिंक की जगह हम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। HCl की जगह हम दूसरी रिएक्शन करा देते हैं यहाँ पे लेके हम, जैसे हमने किया H2SO4 और किसकी रिएक्शन करा दी यहाँ पर, जिंक की। Zn की रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा, यहाँ हमारा बनेगा ZnSO4, ठीक है। अब देखो क्यों बनेगा, इसमें आपने कहा 2 लग गया, यहाँ नहीं लगा, तो आपको हमने बताया था अभी यहाँ क्या है, ये टूट रहा है -2 में और इसकी वैलेंसी कितनी, पॉजिटिव 2। तो हमने क्या कहा था, नेगेटिव वाला जाता है हमेशा पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ भैया दोनों की बराबरी है, रिश्ता बराबरी वालों से हो रहा है। यहाँ रिश्ता ऊंच नीच के साथ हो रहा है। इसके ज़्यादा पैसे वाला है, चार्ज ज़्यादा है, ये बेचारा गरीब है, तो इसने क्या किया, टॉयज लगा लिया। बस समझाने के लिए बता रहे ट्रिक, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, बस ट्रिक की तरह से बता रहे हैं आपको। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ करेंगे हम ZnSO4 प्लस, अब हम देखते हैं क्या निकलेगा हमारा H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस। H2 को हम ऐसे भी लगा सकते हैं एरो, क्योंकि गैस क्या होती है, ऊपर फ्री होती है। अब हम देखते हैं इसे, ये हमारा क्या बन गया, लवण। इस तरीके से हम आपको दिखा चुके हैं कि लवण कैसे बनता है। एक तो लवण बनता है हमारा अम्ल प्लस क्षार के साथ, और दूसरा लवण बनता है हमारा अम्ल प्लस धातु के साथ। इसी तरीके से हम जब आगे अभिक्रिया कराते हैं धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनमें क्या बनेगा, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो सारी रिएक्शंस जो है आपके बेस केवल पता होना चाहिए आपको कि जब आयंस में टूटता है कौन किसके साथ जाएगा, यानी कि किसकी कितनी बैलेंसी है। अगर आपको ये सब आता है तो आप आराम से रिएक्शन को कर सकते हो। अब हमने आपको बताया क्या करना है, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट तथा क्या है,
धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या बनेगा। जब किसी भी धातु कार्बोनेट के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं अम्ल की, ठीक है, क्या करेंगे, धातु कार्बोनेट इसके साथ क्रिया करा दो, धातु कार्बोनेट के साथ किसकी क्रिया कराते हैं, अम्ल की। तो हमारा क्या बनेगा, अब देखो इसमें हमारा लवण वही बन रहा है, हम क्या अभी लवण को ही तो पढ़ रहे थे ना, तो यहाँ हमारा क्या बनेगा, लवण। अब कार्बोनेट भैया आ गए हैं तो कार्बोनेट को भी निकाल दो, कार्बोनेट क्या करेगा, यहाँ पर CO2 बनाएगा, प्लस हमारा क्या निकलेगा, अभी हम निकाल रहे थे H2 गैस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, H2O, वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे देखते हैं धातु कार्बोनेट किसी को भी ले लो। अब आपको याद रखना है कि जब धातु कार्बोनेट अम्ल से रिएक्शन करता है तो लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा हमारा यहाँ पर, यहाँ बनेगा हमारा H2O यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल। कोई भी रिएक्शन है आप ले सकते हो, अपने मन से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। धातु कार्बोनेट ले सकते हैं, जैसे हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, Na2CO3, ठीक है, Na2CO3, ये हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसकी अभिक्रिया करा दो किसी भी अम्ल से, हमें पता नहीं कौन सा अम्ल करना है, हम कर सकते हैं HCl, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर हम रिएक्शंस देखते हैं क्या बनेगा। अब आप देखो बेटा जी, हमने क्या बताया कि रिएक्शंस कैसे टूटते हैं, इनको तोड़ना आना चाहिए। सोडियम की चार्ज होता है पॉजिटिव, कार्बोनेट का होता है 2 नेगेटिव, हाइड्रोजन का होता है पॉजिटिव, क्लोरीन का होता है नेगेटिव। अब हमने क्या बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाता है, नेगेटिव जाता है पॉजिटिव के साथ। तो चलते हैं हम, पॉजिटिव भैया कहाँ जाओगे आप, हम जाएंगे नेगेटिव के पास, इनका अट्रैक्शन है नेगेटिव के पास, ये नेगेटिव वाले पॉजिटिव के साथ फिसल गए। अब क्या है भैया, यहाँ पे -2 है, इनका चार्ज इनका 1 है, तो क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, यहाँ से एक तो CO2 निकालेंगे, एक निकालेंगे वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर एक तो हमारा बन जाएगा, यहाँ बनेगा CO2, और ये किसको ले जाएंगे, H2O, ठीक है। यहाँ लगा देते हैं हम ट्वाइस, तो यहाँ क्या निकलेगा, इनके साथ बनेगा यहाँ H2O, और एक CO2 निकल जाएगा, यहाँ बनेगा NaCl, ठीक है। NaCl निकल जाएगा, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या करना है रिएक्शंस को। ये हमने बस आपको समझाने के लिए कर दिया क्या क्या बनेगा, कॉपी पे आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। हम इसको पूरे को बिगाड़ भी रहे हैं, अब सामने रिएक्शन करेंगे कौन क्या बना रहा है, ठीक है। अब देखो आप, यहाँ हमने आपको बताया था कि यहाँ हाँ एक तो बनेगा लवण, बना दो NaCl, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिल रहे हैं। आगे बन करके कार्बन डाइऑक्साइड सभी के साथ निकालना है, कुछ भी हो आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, H2O तो हमें निकालना ही, हमें देखना ही नहीं है कि H2O क्यों निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को देखना ही नहीं है। धातु कार्बोनेट अगर है तो धातु कार्बोनेट में आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा 100% और H2O आपका 100%। बस आपका जो भी लवण बन रहा है बस उस पर फोकस कर लो, और कुछ नहीं करना है। जैसे इसकी एक और अभिक्रिया कर लेते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की, ठीक है। यहाँ हम किसको ले सकते हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो भी हमारा वही बनेगा, ठीक है। या किसको लेते हैं, धातु हाइड्रोजन, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको ले लिया। अब आप देखो वही चीजें बनेंगी जो अभी बनी थी, बस धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या है, हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा है तो वाटर मॉलिक्यूल आपके थोड़े ज़्यादा निकल आएंगे और कुछ नहीं होगा।
जैसे कि हमने ले लिया एक NaHCO3, NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। अब देखो हमने इसका रिएक्शन किसके साथ कराया, HCl के साथ। ये तो है, एक तो ये यहाँ से CO2 देगा 100%। क्या बताया हमने, क्या क्या देगा, एक तो आपको CO2 निकाल देना है, अपने आप निकाल दो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। H2O निकाल दो, कोई भी दिमाग मत लगाओ, जितना लग रहा है उतना लगाओ। अब आप देखो कौन सा हमारा अम्ल बन रहा है, के साथ केवल Cl बनेगा, ठीक है। यहाँ ट्वाइस लगाया था पिछले रिएक्शन में, इसमें ट्वाइस लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक NaCl आप निकाल सकते हो प्लस, तो ये आपका क्या बन के तैयार हो गया, ये बन गया आपका लवण। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि धातु कार्बोनेट हो या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब किसी रिएक्शन कराएंगे अम्ल के साथ तो हमारा एक लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और आपका H2O वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। इसी के साथ जब हम देखते हैं अम्ल और क्षार रिएक्शन करते हैं तो भी हमने आपको बता दिया कि अम्ल क्षार रिएक्शन में क्या होता है, लवण प्लस जल बनता है। अब क्या होता है, जब धात्विक ऑक्साइडों के साथ अम्ल की क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो अब हम इसे भी देख सकते हैं। धात्विक ऑक्साइड के साथ किसकी रिएक्शन करानी है हमें, अम्ल की। तो हम यहाँ ले सकते हैं धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल की क्रिया कराते हैं तो हमारा बनता है लवण प्लस जल। धात्विक ऑक्साइड क्या कर रहे हैं, इसके साथ हम करा रहे हैं अम्ल की क्रिया, ठीक है। तो धात्विक ऑक्साइड के साथ धात्विक ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल, तो यहाँ क्या हमारा बनेगा, यहाँ बनता है लवण प्लस जल, ठीक है। यहाँ बनेगा लवण प्लस जल। अब आप एक चीज दिमाग में लगाओ कि धात्विक लवण प्लस जल और किसमें बन रहा था, अरे भैया लवण प्लस जल बन रहा था अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में, यही तो था। देखो इधर हम आपको यहाँ पे हिंट करके दिखा दें, अम्ल सॉरी यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्षार, क्षार प्लस अम्ल। क्षार प्लस अम्ल हमारा क्या बन रहा था, यहाँ पर यहाँ बन रहा था लवण प्लस जल। तो देखो यहाँ पर सेम चीज देखना, धात्विक ऑक्साइड किसकी जगह आया, क्षार की जगह। जब धात्विक ऑक्साइड क्षार की जगह है, अम्ल वही है, लवण वही है, जल वही है, तो ये क्षार की तरह कौन काम करेगा, क्षार की तरह करेगा हमारा धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड किसकी तरह काम कर रहा है, क्षार की तरह। यहीं पे साफ हो गया आपका क्लियर, क्योंकि अभी हमने बताया था अम्ल प्लस क्षार होता है लवण प्लस जल। अब यहाँ पर हमने बताया धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल क्या बनेगा, लवण प्लस जल। तो अम्ल तो हमारा सेम है, कुछ भी बदला नहीं है। अब क्या लवण और जल वही है, तो यहाँ क्षार किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है, क्षार की तरह रिएक्ट कर रहा है हमारा धात्विक ऑक्साइड। यानी कि एक पॉइंट हमें समझ में आ गया कि क्षार की तरह बिहेव करता है हमारा धात्विक ऑक्साइड। अब हम आते हैं इसकी एक रिएक्शन लेकर, जैसे हमारा कॉपर ऑक्साइड, इसका एक एग्जांपल होगा CuO प्लस क्या ले लें हम, HCl। कोई सा ले लो, जरूरी नहीं है HCl, सरल पड़ जाता है इसलिए बता रहे हैं। देखो अब आप, हमने क्या आपको बताया था, ये जब टूटता है बस इतना आपको याद रखना है कि किसमें टूटेगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये 2 पॉजिटिव, ये 2 नेगेटिव। अब देखो हमने आपको बताया पॉजिटिव माना जाता है नेगेटिव के साथ और नेगेटिव माना जाएगा पॉजिटिव के साथ, यही तो होता है। अब यहाँ पर हमें ट्वाइस लगा देना है, तो यहाँ हमारा बनेगा CuCl2, CuCl2। तो ये आपका बन गया एक लवण, प्लस निकलेगा H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल। तो आपका CuCl2 क्या है, ये है आपका लवण।
CuCl2 क्या है, यहाँ पर लवण है। तो हमने इससे क्या चीजें समझ ली है कि आप जब भी हम धात्विक ऑक्साइड की किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण प्लस जल बनता है, और धात्विक ऑक्साइड हमारा किसकी तरह बिहेव करता है, क्षार की तरह। आपने देख लिया है क्यों कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं धात्विक ऑक्साइड कैसे हो गए, धात्विक ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। इससे हमें क्या पता चला कि धात्विक ऑक्साइड हमेशा क्षारीय बिहेव करते हैं। धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड कैसे हो गए, क्षारीय होते हैं। इसी तरीके से हम आते हैं अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड कैसे हो जाएंगे, अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं हमारे क्षारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड। अब देखो ये हमने धात्विक ऑक्साइड पढ़े, अब हम आते हैं क्षार के साथ कराएंगे अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड हमारे क्षारीय होते हैं, अभी हम बताएंगे। सॉरी अच्छा हाँ, अधात्विक ऑक्साइड हमारे क्षारीय होते हैं, क्यों होते हैं अभी हम बताएंगे। ठीक है, यहाँ हम करेंगे हाँ, अधात्विक ऑक्साइड हमारे अम्लीय होते हैं। सॉरी, अभी हमने क्षारीय बता दिया था, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड अम्लीय, धात्विक ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड कैसे हो गए थे, अम्लीय। तो अधात्विक ऑक्साइड कैसे होंगे, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, आप पढ़ सकते हो। अधात्विक ऑक्साइड बिहेव करते हैं कैसा, क्षारीय। अब हम आपको बताएंगे क्यों करते हैं ये क्षारीय व्यवहार, देखते हैं। ठीक है, कमर्शियल ब्रेक के बाद, पर यहाँ कोई ब्रेक नहीं है, हम अभी आपको दिखाएंगे। क्योंकि जब हम टीवी सीरियल्स देखते हैं ना, तो वो ऐसे अटका देंगे कि दूसरे दिन हमें उत्सुकता होती है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन हम दूसरा दिन नहीं, अभी बताने वाले हैं क्या होगा इसमें। देखो हमने क्या किया, क्षार, सॉरी हमने उल्टा कर दिया है, सॉरी, यहाँ आएगा क्षारीय, यहाँ आएगा अम्लीय। दिमाग फिसल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो, आपने सीख तो लिया ही है ना। ये कैसा था, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय है, अधात्विक अम्लीय है। अब अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय क्यों है, अभी हम दिखाएंगे अधात्विक अम्लीय क्यों है। ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें आपका जब हम क्रिया कराते हैं किसी क्षार के साथ, क्षार प्लस अधात्विक ऑक्साइड, क्या बनेगा हमारा, लवण प्लस जल। ठीक है, अभी हमने क्या सीखा था, देखो यहाँ पर हमने देखा था अम्ल और क्षार में बन रहा था लवण प्लस जल। यहाँ क्या था, अम्ल प्लस क्षार, क्या बन रहा था, लवण प्लस जल, यही तो बन रहे थे। तो देखो लवण प्लस जल सेम है, सेम कंडीशन है। यहाँ क्या है,
हमारा क्षार यहाँ पर भी है, क्षार यहाँ पर भी है, बस क्या धात्विक ऑक्साइड आ गए हैं इस अम्ल की जगह। तो ये कैसे बिहेव करेंगे, हमारे अम्ल की तरह करेंगे अधात्विक ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर क्या हो गया, हमारे अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब आपने क्या किया, सीख लिया है कि यहाँ पर धात्विक ऑक्साइड हमारे क्षारीय तथा अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय है। और क्यों है, हमने देखा था जब लवण और जल मिलकर क्या बना रहे थे, सॉरी अम्ल प्लस क्षार मिलकर बना रहे थे लवण प्लस जल। तो उसी तरीके से हमारा धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल बनाते हैं लवण प्लस जल। तो हम क्षार की जगह किसको यूज करते हैं, धात्विक ऑक्साइड को, इसलिए हमारे धात्विक ऑक्साइड कैसे हो गए, क्षारीय हो गए। और दूसरे में हम क्या करते हैं, हम कराते हैं क्षार प्लस अधात्विक ऑक्साइड और लवण प्लस जल बनता है। तो यहाँ पर हम अम्ल की जगह किसको यूज कर रहे हैं, अम्ल की जगह यूज कर रहे हैं अधात्विक ऑक्साइड को, यानी कि अधात्विक ऑक्साइड हमारे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आप इन टॉपिक्स को अगर समझ गए हो तो कॉपी पे अच्छे से लिख भी सकते हो।